आज अपन जो भारत को भूगोल पढ़ रहे थे उनमें अपन ने काफी बोला तो यूनिट 8 की स्टार्ट पहली क्लास हो गई थी। पहली क्लास में हमने नदी तंत्र के बारे में समझा था। भारत में जो दो प्रकार की नदियाँ बहती हैं, एक तो अपनी हिमालयी नदियाँ और दूसरा आपका प्राकृतिक विभाग। यदि हिमालयी नदियों की बात करते हैं तो वहाँ पर अपन ने सिंधु नदी तंत्र के बारे में समझ लिया था और वहाँ पर अपन ने सिंधु नदी के बारे में पूरा का पूरा समझ लिया था। ठीक है, अब आ जाने अपन सिंधु के बाद जो सिंधु की पंचनद के रूप में सहायक नदियाँ हैं, तो वो आएंगे तो पूरा आपका कौन से सिंधु नदी तक है। अब अपन को आज जो झेलम नदी है उसको और जो अपनी चिनाब नदी है उसके बारे में इस तरह से समझना है और अपन मानचित्र में विस्तार से समझेंगे। अपन को रटने का काम करनी है, बस आप लोग देखते चलना और समझते चलना। अपन मानचित्र के अनुसार पढ़ते चलेंगे कहाँ से क्या उसमें होता है। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग को थोड़ा सा बता दूं, यदि आप लोग अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो मैंने जो भारत के प्राकृतिक तथा भौगोलिक क्षेत्र को बताया है, थोड़ा उसका अध्ययन पीछे से कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। क्योंकि अपन जब 8 अध्याय तक आ चुके हैं तो पहले अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, उनको पढ़ना बहुत अनिवार्य है। यदि आप उनको पढ़ते चलते हैं तो आपको मेरी गारंटी है कि आपको नहीं भूलेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपसे बनेगा, पक्का बनेगा। तो आज अपन को झेलम नदी और रावी नदी वो चिनाब नदी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आपको सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत टॉपिक जो अपना होगा उसमें झेलम तथा चिनाब नदी के बारे में अपन को आज जानना है। तो अपनी हेडिंग पहले क्या हो जाती, झेलम नदी और इस नदी हो जाएगी आपकी तो झेलम। ठीक, अब झेलम नदी की बात करें तो पहले आप थोड़ा सा मानचित्र के अनुसार उसको समझ लीजिएगा, कहाँ से कैसा उसका उद्गम होता है, कहाँ कैसी ये चलती है, कहाँ क्या क्या होता है इसके अंतर्गत, उसको अपन को समझना है। ठीक है, यदि बात करते हैं झेलम नदी, आपको पता होना चाहिए कश्मीर घाटी, यदि हम कश्मीर घाटी की बात करते हैं तो उसके दक्षिण पूरब में स्थित पीर पंजाल श्रेणी, इससे जो दक्षिण पूरब में स्थित जो अपनी है पीर पंजाल श्रेणी में बैरीनाग झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है तो बैरीनाग झील से निकलती है और यह उत्तर और पश्चिम में 712 किलोमीटर चलकर, कितने 712 किलोमीटर चलकर यह क्या करती है, यहाँ बुलर झील में मिल जाती है। किससे मिल जाती है तो बुलर झील में मिल जाती है। इसके बाद यहाँ से नीचे श्रीनगर से होते हुए आगे जाती है और यहाँ पर आपको मुजफ्फराबाद और मंगला जो भारत तथा पाकिस्तान का बॉर्डर होता है उसके समांतर बहती हुई आगे चली जाती है। ठीक है, यदि बात करते हैं इस नदिया की तो इसमें आपको पता होना चाहिए ऊपर से इसकी एक सहायक होती है जो कि किशन गंगा के नाम से जानी जाती है, कौन जाती है आपकी तो किशन गंगा। ठीक है, अच्छा, यदि बात करते हैं अपन झेलम नदी की टोटल लंबाई की तो इसमें आपको 725 वर्ग किलोमीटर में चलती है, 736 किलोमीटर में चलती है। इसकी लंबाई बात करें तो 725 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, अच्छा, यह नदी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलने वाली है जो आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देके जाएंगे और मेरी गारंटी है आपको क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन को इसमें अपन को क्या करना है, थोड़ा सा देखते भी चलेंगे और समझते चलेंगे। यदि बात करते हैं झेलम नदी की तो इसका उद्गम, यदि बात करते हैं झेलम नदी की तो इसका उद्गम कश्मीर घाटी
कश्मीर घाटी में पीर पंजाब के दक्षिण पूरब में स्थित वेरीनाग झील से तो हमने उद्गम देख लिया है। यदि हम झेलम नदी की बात करते हैं तो कश्मीर घाटी के पीर पंजाब के दक्षिण पूर्व में स्थित वेरीनाग झील से यह नदी क्या होती है, निकलती है। अब दूसरा पॉइंट क्या याद करके चल रहा है आपको, यदि बात बताएं यह नदी जो होती है उत्तर पश्चिम की तरफ 212 किलोमीटर चलती है और क्या करती है, बुलर झील में मिलती है। बुलर झील में मिल जाती है, क्या हो जाती है तो मिल जाती है। अच्छा, इसके बाद जब बुलर झील मिल जाती है तो आपको पता होना चाहिए बुलर झील अपने भारत की मीठे पानी की झील, उसके बाद वहां से नीचे की ओर आती है और इसके किनारे पर स्थित, अब यहाँ पर पॉइंट भी देखते चलेंगे या पर सीखते चलेंगे, इसके किनारे पर यानी इसके तट पर किनारे पर जम्मू कश्मीर, इसके किनारे पर श्रीनगर स्थित हो। तो अगला इंपोर्टेंट पॉइंट होता है आपके लिए, यदि पूछा जाता है कि श्रीनगर आपका किस नदी के किनारे पर है तो आंसर क्या हो जाता है आपका, तो यह हो जाता है अपना झेलम नदी के किनारे। थोड़ा सा आप समझते चलेंगे, आगे यह जाती है नीचे, तो जब भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर आपने देखा होगा, यह मुजफ्फरपुर तथा मंगला के बीच पाकिस्तान तथा भारत बॉर्डर के समांतर चलती है। ठीक है, यदि बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए बारामूला यानी जम्मू कश्मीर से बारामूला के बीच में यह एक नौकागम्य क्षेत्र का निर्माण करती है। अर्थात आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, नौकागम्य का मतलब होता है वहां पर व्यक्ति आवागमन तथा व्यापार के लिए नावों का यूज करते हैं। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जम्मू कश्मीर के व्यापार। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपको याद करके चलना है, यह नदी क्या करती है, कश्मीर घाटी में, इसमें कश्मीर घाटी में आपकी अनंतनाग से लेकर बरमूला तक क्या करती है, नौकागम्य क्षेत्र बनाती है। क्या होता है नौकागम्य क्षेत्र का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें यहाँ पर कहां से कहां तक, अनंतनाग से लेकर, यानी अनंतनाग की झील कहां पर है, देखो नाम से संबंधित यदि आपसे झील पूछी जाती है तो वो आपके साथ कहां, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, अनंतनाग से लेकर बरमूला तक, कहां तक, बरमूला तक जो क्षेत्र बनता है इसका नदी का, तो यह यहाँ पर
नौकाएं चलती हैं, लोग बाग यहाँ पर क्या करते हैं, नौकाएं चलती हैं। अभी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, रटना किसी को नहीं है। और यह नौकाएं जो होता है इसमें, यह जम्मू कश्मीर पे जम्मू कश्मीर में व्यापार और आवागमन में बहुत ज़्यादा मदद करता है, याद करके चलेंगे। तो यह क्या करता है, व्यापार तथा आवागमन में बहुत मदद करता है। थोड़ा आप लिखते चलेंगे क्योंकि जगह कम पढ़ सकती है, क्योंकि अपन को बहुत सारा पढ़ना है। यदि हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको पता है हम डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, उसको अच्छी तरह से समझना आना चाहिए। यदि आपको रटना नहीं है तो आपको मेरे साथ चलना चाहिए, ठीक है। मैं जैसा बोलता जाऊँ उसको आप समझते चलेंगे, आपको क्या करना है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी मैं पर और भी करेंगे, ठीक है। यदि बात करते हैं यहाँ पर नदी में दो चीजें शिकारा तथा बजरे चलाए जाते हैं। अब शिकारा और बजरे क्या है, तो शिकारा और बजरे का मतलब क्या होता है कि यह लकड़ी की नावें होती हैं। क्या होती हैं, लकड़ी की नावें होती हैं। और जो शिकारा होता है उसमें अधिकतम 6 लोग बैठ सकते हैं और इसमें लोगों के साथ साथ आदमी अपना सामग्री का भी यानी ढोने का काम भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऊंचाई है। तो आवागमन के लिए जल से अच्छा सस्ता साधन कुछ नहीं होता है, इतना याद करके चलना है। तो यहाँ पर जो अपनी नदियाँ है, नौका का क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसमें शिकारा तथा बजरे चलते, क्या है, शिकारा तथा बजरे चलते हैं। और हमने आपको बता दिया शिकारा तथा बजरे का काम क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए यह एक प्रकार की नाव है जिसके माध्यम से लोगों का आवागमन होता है और व्यापार भी होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, याद करके चलेंगे। अच्छा, अब आपको एक बात सुनकर आश्चर्य होगा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो नावें होती है उन नावों का यूज आपको पता होना चाहिए खेती के लिए भी यूज किया जाता है। यहाँ पर खेती, बागवानी, फूलों फलों के लिए इन नावों का यूज किया जाता है। इन नावों में चीजें क्या होती हैं, यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करके चलेंगे आप, ठीक है। यदि बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो नावों में खेती, फलों तथा फूलों की खेती की जाती है। क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर नावों में खेती, फलों तथा फूलों की खेती की जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे पर देखिए, आपको पता होना चाहिए जो अपनी किशनगंगा नदी है, इसको थोड़ा सा समझिए, ठीक है। किशनगंगा नदी जो होती है इसको पाकिस्तान में क्या बोला जाता है, तो नीलम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो नीलम के नाम से जाना जाता है। यह इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट बन जाता है। यदि आगे बढ़ते हैं अपन, तो बात करते हैं इस नदी की। तो यह नदी जो होती है किशनगंगा को पाकिस्तान में किसके नाम जाना जाता है, तो नीलम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो यदि इसकी लंबाई की बात करते हैं तो यह आपकी 725 किलोमीटर में हो जाती है। और यदि पूछते हैं आपसे समागम, इसका समागम कहाँ पर होता है, यानी कहाँ पर मिलती है, तो यह आगे जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। इसमें नदी में मिलती है आपकी, तो चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब जाकर सतलुज से होते हुए पंचनद के रूप में क्या करती है, तो सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो अपनी झेलम नदी है उसको लगभग हमने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। यदि बात करते हैं झेलम नदी की, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक बात समझाते हैं, उसको समझना। कश्मीर घाटी में जो पीर पंजाब श्रेणी होती है उसके दक्षिण पूर्व से एक नदी का उगम होता है।
यहाँ पर एक क्या है आपकी वेरीनाग झील है। अब यहाँ पर आप थोड़ा समझिए, वेरीनाग झील है। अब इसको ऊपर क्या करेंगे, मैप पर रखेंगे तो आपको जल्दी याद रहेगा, ठीक है। वेरीनाग झील से चलती है और उत्तर पश्चिम में ऊपर की ओर थोड़ा सा नीचे की ओर उत्तर पश्चिम की ओर चलकर 212 किलोमीटर, कितना आपको पता होना चाहिए, 212 किलोमीटर की ओर चलकर यह बुलंद झील है। और ऊपर से इसकी एक सहायक नदी है किशनगंगा। कौन सी सहायक है आपकी, तो किशनगंगा। जो किशनगंगा आती है तो की सहायक हो जाती है, वह आपकी अपनी झेलम की सहायक हो जाती है। इसको पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान पीओके वाला क्षेत्र है, आपको थोड़ा समझना है, इसको पीओके वाले क्षेत्र में क्या बोला जाता है, तो नीलम के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान में नीलम झेलम, कौन के नाम से, नीलम झेलम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसी के तट पर आपको क्या मिल जाएगा, तो श्रीनगर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, श्रीनगर मिल जाता है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए अनंतनाग से लेकर कहाँ तक, बरमूला तक। अनंतनाग से लेकर बरमूला तक क्या होता है, इसमें नौकायन प्रतियोगिता, नौकायन के लिए जानी जाती है, जो क्या करती है, यह जम्मू कश्मीर में व्यापार, इसका व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसमें व्यापारिक नाव दो तरह की नावें चलती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, तो जिनको अपन शिकारा क्या बोला जाता है, हम शिकारा तथा क्या बोलते हैं, अपन बजरे को, क्या बोलते हैं, बजरे को। इनको हमने बता दिया, एक लकड़ी की नाव होती है जिन पर अपन क्या होना चाहिए, अधिकतम 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं। और उनके साथ साथ इसमें क्या हो जाता है, माल की ढुलाई की काम भी जाना जाता है। आगे जैसे ही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर के पास पहुंचती है, तो यह क्या करती है, मुजफ्फराबाद से, यहाँ से मुजफ्फराबाद से होकर मंगला तक, कहाँ तक आपको पता होना चाहिए, मंगला तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर के समांतर चलती है। और आगे जाकर यह क्या करती है, यहाँ से आने वाले चुनाव में क्या हो जाती है, मिल जाती है। क्या हो जाती है, तो मिल जाती है। तो इस तरह हमने देख लिया कि जो झेलम नदी है, इसको हमने मैप के द्वारा भी समझ लिया है। इसके बाद हमको पढ़ना है इसको, तो चुनाव। अब यही तो वो चुनाव है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझेंगे, अपन ने झेलम नदी देख ली है, अब चलिए अपन यहाँ पर तो दूसरी नदी आप याद की, तो चुनाव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप थोड़ा समझेंगे, जो चुनाव नदी होती है वो क्या है, कैसा है, यहाँ पर आपको समझना है, बहुत अच्छे तरीके से समझ के चलना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसका उद्गम स्थल आपसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है। यदि बात आपको पता है कि आप जानते हैं, यहाँ पर जो अपना चुनाव नदी किनारे ऊपर अपने हिमालय पर्वत देखा हुआ है, हिमालय पर्वत में यहाँ पर बर्फीले पर्वत है। क्या है आपके, बर्फीले पर्वत है, जो कि हिमाचल प्रदेश है। वहां पर आपको बर्फीले पर्वतों में दो शाखाएं निकलती हैं, यानी जो बर्फ है पिघल कर एक शाखा और दूसरी शाखा, यानी दो शाखाएं निकलती हैं। तो पर्वतीय जो अपनी बर्फ है उनसे पिघल कर दो शाखाएं निकलती है, जिनको चंद्रा और भागा क्या बोला जाता है, चंद्रा और भागा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना है आपको, ऐसा करते हैं यहाँ पर आपको बर्फीले पर्वत मिलेंगे देखने के लिए, और बर्फीले पर्वत जब मिलते हैं तो यहाँ पर आपको पता है, आपको हिमाचल प्रदेश, अभी क्या कहा है, हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश में एक शाखा ऐसी आती है और दूसरी शाखा ऐसी आती है। जो यहाँ पर ये अपना दर्रा है, इसको बोलते हैं अपन बड़ा लाचा दर्रा। क्या बोलते हैं, बड़ा लाचा दर्रा। यदि बड़ा लाचा दर्रा की बात करते हैं तो इसके एक ओर से एक शाखा आती है चंद्रा। कौन सी आती है, चंद्रा। और दूसरी तरफ से एक शाखा आती है, इसको बोलते हैं क्या, तो भागा। चंद्रा और भागा के नाम से दो शाखाएं आती है जो मिल जाती है यहाँ पर। जैसे ही हिमाचल प्रदेश में चलती है तो इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, चंद्रभागा। क्या बोला जाता है, इसको चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। और जैसे ही यह अपनी जम्मू कश्मीर पंजाब में प्रवेश करती है तो इसको बोलने लगते हैं क्या, तो चुनाव नदी कहने लगते हैं। तो यह अब आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि जो अपनी चुनाव नदी होती है यह चंद्रा और भागा नाम की दो शाखाओं से मिलकर बनती है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ के चलना है, ठीक है। यदि बात करें चुनाव नदी की, तो यह आपको समझ में आ गया होगा, यह आपकी चंद्रा और भागा दो धाराओं से मिलकर बनती है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, यदि बात करते हैं चुनाव नदी की, तो यदि पूछा जाता है आपसे इसकी लंबाई क्या है,
यहाँ इसकी यदि पूछा जाता है आपसे इसकी लंबाई क्या होती है, तो लंबाई हो जाएगी इसकी 1180 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? अपने भारत में है 1180 किलोमीटर में चलती है। यदि बात करते हैं इसका अपवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर होता है, इसका अपवाह क्षेत्र यदि आपसे पूछा जाता है तो इसका अपवाह क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो यह हो जाएगा आपका 26,755। कितना हो जाएगा आपका 26,755 वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाता है? वर्ग किलोमीटर हो जाता है। अब अपन ने क्या लिखा था कि हिमाचल प्रदेश में अपनी अब इसका उद्गम, अब अपन को उद्गम में क्या पढ़ना है, यदि अपन से यह आपसे उद्गम पूछते हैं चुनाव नदी के बारे में, तो यदि उद्गम की बात की जाए, किसकी बात की जाए? उद्गम की, तो इसमें आपको क्या करना है, हिमाचल प्रदेश में जो बर्फीले जो पर्वतों से दो धाराएं आपको पता होना चाहिए जिनका नाम क्या होता है, चंद्रा और भागा के रूप में निकलती है। क्या करती हैं? निकलती हैं। और यह भी आपको पता चल गया है, यह बड़ा लाचा दर्रे के दोनों, दूसरा पॉइंट, बड़ा लाचा दर्रे के दोनों तरफ से आकर क्या होती है? मिल जाती है। आकर क्या करती है? तो मिल जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं अपन हिमाचल प्रदेश में? चंद्रभागा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? तो चंद्रभागा बोला जाता है। ठीक है, यदि बात करते हैं यह है जहां पर मिलती है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश के केलांग के पास एक स्थान का नाम है केलांग। केलांग के पास एक स्थान है जिसका नाम है तांडी। क्या स्थान है? तांडी में मिलती है, जहां से उसको चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। आगे जाकर यह क्या करती है? आगे जाकर यह चिनाव के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? तो चिनाव के नाम से जानी जाती है। तो हमें उद्गम पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि बात करते हैं कि इसका समागम, तो ये दोनों किसमें मिलती है? देखो, चिनाव से मिल जाती है अपनी झेलम, किसमें मिलती है? आपकी झेलम में मिल जाती है। तो ये दोनों आपस में मिल जाती हैं और आगे जाकर सतलुज में मिलेंगी, और सतलुज यानी सतलुज चिनाव में मिल जाती है। तो इस चाहे इसको ऐसा समझ ले, चिनाव सतलुज में मिल जाए, सतलुज चिनाव में मिल जाती है। इसके बीच में जो रावी और ब्यास है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बीच की वाली नदियां हैं जो आपको भी करना है। ठीक है, तो रावी और ब्यास जो होती है, जो रावी ब्यास सतलुज साथ एक साथ मिल जाती है। और मीठानकोट के पास में आपको पता है, मैं पिछले वीडियो बता चुका था कि मीठानकोट में पंचनद के नाम से सिंधु में मिल जाती है। तो ये दोनों आपस में कहाँ मिलती हैं? झेलम और चिनाव आपस में मिल जाते हैं। तो इनका समागम, यदि आपसे समागम पूछा जाता है तो इसका समागम यह है, किसमें मिलती है? तो झेलम में मिल जाती है। यदि आपसे पूछा जाए यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यह एक इंपोर्टेंट पॉइंट है, यह है सिंधु की, किसकी? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। तो अपन ने क्या कर लो, आज अपन ने झेलम तथा चिनाव नदी को, दो नदियां अपन ने मानचित्र के माध्यम से कुछ समझ लिया है। अब आप थोड़ा सा समझते चलेंगे, जिसको बात समझ नहीं आती है तो उसको थोड़ा सा हम बात बता दें। आपको पीछे जाकर जो हमने यूनिट वाइज और अपनी क्लास चली थी, तो सबसे पहले भारत के भौगोलिक प्राकृतिक क्षेत्र से पढ़ाना स्टार्ट किया था।
तो आप लोगों को थोड़ा पीछे जाकर आपको क्या करना चाहिए, उनका पढ़ना चाहिए। जब आप वो समझ जाएंगे तो आपको जो हम ये बनाकर बता रहे हैं ना, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है ऊपर आपका जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर है, उसके नीचे अपना हिमाचल प्रदेश है। तभी आपको हर एक चीज समझ में आएगी जब आप पीछे का पूरा पढ़ के हमारे साथ आएंगे। तो आपको अच्छी तरह से पढ़ने के लिए मैं एक सजेशन दूंगा, आप लोग मेरे पीछे से पढ़ते आइए, और उसके बाद आपको सबसे पहले तो मेरे द्वारा पढ़ाए गए राज्यों को अच्छी तरह से पढ़ना है। उनको वहाँ पर स्थित आपको राजनीतिक तथा प्राकृतिक नदियों के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया भी है, तो उनको आपको देखकर चलना है, क्योंकि वहाँ पर बताया था कि मैंने पाया कि कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ राज्यों में बहती है। लेकिन आज अपन नदियों को क्या कर रहे हैं, विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो एक बार अपन इसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम उसका एंड करते हैं, क्योंकि अपन को 2 नदियां तो कर लेते, 3 नदियां कर ली। सिंधु नदी हो गई अपनी, झेलम हो गई, चिनाब हो गई। अब रावी, ब्यास और सतलुज ये आपकी बचती है, तो रावी, ब्यास, सतलुज को हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। यदि बात करते हैं अपन झेलम की, तो अब यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको बताएंगे। कश्मीर घाटी आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है, उसमें पीर पंजाब छड़ी जो ऊपर अपने मध्य में द्वारा के नीचे जाकर उसमें लद्दाख फिर आपकी पीर पंजाब छड़ी आ जाती है। वहां पर आपको दक्षिण पूर्व में, कहां पर आपको दक्षिण पूर्व, यानी आपको बता दीजिए कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व में वेरी नाम झील, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन है, किससे, वेरी नाम झरना समझ लो चाहे झील समझ लो, वहां से निकलती है, और यह क्या करती है, अब दक्षिण पूर्व से निकली, अब थोड़ा सा यह क्या करेगी, उत्तर पश्चिम की ओर ऐसे मुड़कर जाएगी, और 212 किलोमीटर जाने के बाद, कितना, 212 किलोमीटर जाने के बाद यह क्या करेगी, बुलर झील में मिल जाती है। किसमें मिलती है आपकी, तो बुलर झील में मिल जाती है। तो डरना कोई भी नहीं, बस आपको समझना है, ये आपको पेपर में क्वेश्चन बनते हैं जो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आपने क्या देखा, 212 किलोमीटर। इसके बाद हमने देखा था इसके किनारे पर श्रीनगर, यह एक क्वेश्चन होता है जो आपको पूछा जाएगा। इसके किनारे पे आपको क्या मिल जाएगा, श्रीनगर मिल जाएगा। कौन सा है, अगर पूछा जाता है सिंगापुर किस नदी के तट पर है, तो श्रीनगर। मुजफ्फरपुर से लेकर मंगला, अब यही आपके बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। मुजफ्फरपुर से लेकर मंगला तक क्या करती है, यह जो अपना भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है उसके समांतर बहती है। और यदि बात बताया आपको कि नौकागम जो कश्मीर घाटी में अनंतनाग, कहां से लेकर, अनंतनाग से लेकर बारामूला। अब ये आपको इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनते, स्थान पता जरूर होना चाहिए, ठीक है। अनंतनाग से लेकर बारामूला तक यह नौका का क्षेत्र बनाती है। मतलब नौका का मतलब है इसमें लोग अच्छी स्वतंत्र रूप से नौकाओं के द्वारा चलते हैं, ठीक है। यदि बात करते हैं इसमें जो नौका का क्षेत्र होता है, इसमें शिकारा तथा बजरे चलाए जाते हैं। इनके बारे में मैंने बता दिया, शिकारा और बजरे एक तरह की लकड़ी के नाव होती हैं, इनमें लोगों के साथ साथ माल की ढुलाई होती है। यह जम्मू कश्मीर में बहुत महत्वपूर्ण है, यह जम्मू कश्मीर में व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है नदियां, ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद नावों में खेती, कितनी आश्चर्य की बात है कि वहां पर, अब जैसे आपको पता है कि यहाँ पर आपको पता है कि क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, क्या है, पर्वतीय, तो लोग बात अपने जुगाड़ के अनुसार क्या कर लेते हैं, यानी तरह की जुगाड़ है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, खेती फलों फूलों, यहाँ पर खेती भी कर लेते हैं, नाव पर फल फूलों की भी खेती कर लेते, उगा लेते हैं, इन सारी चीजों को उगाते हैं, किस पर, तो नाव पर ही उगाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बताएं किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम के नाम से बोला जाता है। पेपर का क्वेश्चन है, जो किशन गंगा है वो अब पाकिस्तान में क्यों, क्योंकि पीओके, हमने ये बता दिया आपको, पीओके में इसको किशन गंगा को नीलम के नाम से जाना जाता है। और कुछ दूरी पर जो ना, कुछ दूरी पर इसको नीलम झेलम के नाम से भी जाना जाता है, वो भी कहां पर, तो पाकिस्तान में, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था इसकी लंबाई, यदि लंबाई की बात करते हैं तो 725 किलोमीटर हो जाती है, और यह किस में जाती है, तो चिनाब नदी में मिल जाती है। इसके बाद आए थे कहां पर, तो चिनाब नदी पर। यदि चिनाब नदी की बात करते हैं तो इसकी लंबाई हमने देखी कितनी, 1180 किलोमीटर हो जाती है। और यदि अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो 56,755 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। बात करते हैं इसके उद्गम की, तो इसमें आपको बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र जो पर्वतीय हैं भारत के, यहाँ से 2 शाखाएं निकलती हैं, जिनको एक को चंद्रा एक को भागा के नाम से जानते हैं। बीच में बड़ा राजा कर रहा है, तो क्या करती हैं, दोनों आती हैं तो एक साथ कहाँ आगे जाकर केला के पास पांडवी में मिल जाती हैं। तो चंद्रा और भागा नाम से 2 शाखाएं आती हैं, और आगे जाकर जब ये मिल जाती हैं तो इसको चंद्रभागा बोला जाता है। आगे जाकर जैसे ही और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इसको चुनाव के नाम से जानने लगते हैं। इतना याद रखिए, चलेगा, ठीक है।
तो हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई है उसमें दो धाराएं निकलती जो मैंने बता दिया है, चंद्रा और भागा। बड़ाला चंद्रा के दोनों तरफ से आकर एक मिल जाए जिसको चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। इस पर केलांग के पास तांडी में आगे जाकर मिल जाती है। और समागम की बात की जाए तो यह झेलम और चुनाव दोनों आपस में मिल जाती है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, पेपर में आपसे पूछा जाएगा। जैसे सिंधु की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है, तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक कौन सी हो जाती है आपकी, तो चुनाव नदी हो जाती है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और हाँ, लाइक करने के पैसे लगा तो हमारे पास में तो पैसा वैसे भी नहीं लग रहा है, तो आप लोग शेयर कर रहे हैं और लाइक करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि आप लोग जितना ही हमारा मतलब फैलाएंगे उतना ही आपको बच्चों से बहुत अच्छी जानकारी, बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, सुविधाएं नहीं है लेकिन इतना तो है कि आप लोग समझ रहे हैं। डाटा जो डाटा होता है यही महत्वपूर्ण होता है, परिस्थितियों के अनुसार चलना चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करो, अन्यथा नहीं करो, लेकिन लाइक और शेयर करो। हाँ, यदि कहीं पर डाउट बनता है आपको तो कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ भी सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।